नमस्कार। मेरा नाम जय कुमार है और आज हम जानते हैं एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्दों के बारे में। करीब करीब हम 10 शब्द युग्म लेंगे। तो पहले देखते हैं एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि दोनों शब्द, दो शब्द होंगे और दोनों शब्द हमको ऐसा लगेगा कि दोनों शब्द ज्यों का त्यों अर्थ दे रहे हैं। जैसा पहला शब्द अर्थ दे रहा है, दूसरे शब्द का भी अर्थ वही है, लेकिन ऐसा लगता है, ऐसा होता नहीं। तो आइए जरा देखते हैं। पहला देखते हैं अस्त्र और शस्त्र। अब दोनों को देखने से ऐसा लगता है कि अस्त्र शस्त्र हम प्रयोग करते रहते हैं बोलने में, लिखने में, और सोचते होंगे कि एक ही है, अलग अलग है। इसे जानना आवश्यक है। अस्त्र का अर्थ है वह हथियार जिसे हाथ में रखकर न चलाया जाए बल्कि हाथ से फेंक कर चलाया जाए। जैसे बाण, धनुष से बाण छूटने पर हाथ में हमारे या हमारे हमसे जुड़ा नहीं रहता, तो यह है अस्त्र। और शस्त्र जैसे ले लेते हैं तलवार। तलवार को हम पकड़े रहेंगे तभी उसे चला सकेंगे। और कई बार ज़्यादा तर्कशील बुद्धि के लोग कहते हैं कि तलवार को भी तो ऐसे फेंक कर मारा जा सकता है, तो ऐसा नहीं लेंगे। अधिकांशतः जैसा प्रयोग करते हैं उसको लेंगे। तो चलिए अगला देखते हैं अमूल्य और बहुमूल्य। तो अमूल्य और बहुमूल्य में क्या अंतर है? ऐसा नहीं लग रहा है कि जो दोनों एक ही है? एक नहीं है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर? अमूल्य जिसकी कीमत ना लगाई जा सके। कैसे? ट्रेन में जा रहे हैं, नदी में पुल है और वहीं पर किसी का बच्चा गिर गया, ऐसा ना हो तो उसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती। वह बच्चा अमूल्य है। और उसी जगह, उसी स्थान पर, उसी घटना के स्थान पर किसी की सोने चांदी से भरी अटैची गिर गई तो वो अमूल्य नहीं है, वह बहुमूल्य है। तो अमूल्य जिसकी कीमत ना चुकाई जा सके, बहुमूल्य जिसकी कीमत चुकाई जा सके लेकिन बहुत हो, बहुत अधिक कीमत हो, कीमती हो, तो वह बहुमूल्य। अब आगे देखते हैं एक बहुत ही चर्चित और जन प्रचलित शब्द हैं ये, आमंत्रण और निमंत्रण। आमंत्रण और निमंत्रण। आमंत्रण और निमंत्रण दोनों को देखेंगे तो एक जैसे लगता है। कई कई बार तो लोग एक जैसे प्रयोग भी करते हैं। तो देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। आमंत्रण का अर्थ है पास बुलाना और निमंत्रण का अर्थ भी बुलाना ही होता है, लेकिन दोनों के क्षेत्र और उपयोग में अंतर है। कैसे? पहले देखते हैं निमंत्रण को। शादी है, छठी है और कोई कार्यक्रम है तो उसमें जो हम पत्र छपवाते हैं वह होता है निमंत्रण पत्र। निमंत्रण में हम कोई व्यक्ति को निश्चित नहीं किए रहते हैं, हजारों लोगों को, नहीं तो कम से कम सैकड़ों लोगों को हम देंगे निमंत्रण पत्र, और कोई भी आ सकते हैं। हो सकता है हम जिनको निमंत्रण पत्र दिए हैं उनके दोस्त लोग भी आ सकते हैं। इसका क्षेत्र व्यापक होता है।
जैसे शादी हो रही है, पार्टी में कोई कहीं है कोई कहीं है, हो सकता है निमंत्रण देने वाला ही जो आ गए हैं उसको ना पहचान रहा हो। तो ये बड़ा व्यापक स्तर पर होगा और एकदम पास में हो जरूरी नहीं है, कोई कहीं पार्टी में खा रहा है कोई और कुछ, ये हो सकता है, पास पास भी हो सकते हैं। लेकिन आमंत्रण का क्या अर्थ है? आमंत्रण का अर्थ है करीबी, पास बुलाना। जिस व्यक्ति का को बुलाना तय हो, या हम जान रहे हैं किसी खास व्यक्ति को बुला रहे हैं, कई लोग हो सकते हैं। जैसे हम मंच पर रहते हैं तो मंच पर बुलाने वाले ये नहीं कहते कि मैं निमंत्रित करता हूँ, कहते कि मैं आमंत्रित करता हूँ। आमंत्रित, आमंत्रण। तो आमंत्रण किसी खास के लिए रहता है, अपने पास बुलाना रहता है, निश्चित रहता है, और निमंत्रण में ऐसा नहीं रहता। तो शादी कार्ड वगैरह सब निमंत्रण पत्र होगा, आमंत्रण पत्र नहीं। हाँ, कोई कार्यक्रम है उसके लिए यदि हम कोई मुख्य अतिथि बनाए हैं, विशिष्ट अतिथि बनाए हैं, तो ऐसे जगहों पर निमंत्रण उसको नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे आमंत्रण। उस खास व्यक्ति को बुलाए हैं, कोई और दूसरा नहीं हो सकता। तो अब चलते हैं आगे। तो अब आगे चलते हैं और एक शब्द युग्म लेते हैं, और वह शब्द युग्म है आरंभ और प्रारंभ। आरंभ और प्रारंभ का उपयोग बढ़िया पढ़े लिखे लोग भी एक ही जैसे करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? आरंभ माने शुरू करना। जैसे मैं घर बनाना शुरू करूंगा, नींव खोदूंगा पहले, तो आरंभ हो गया। लेकिन प्रारंभ क्या है कि कोई बड़ा काम है, एक दिन में हो नहीं सकता, तो मैंने आज शुरू किया, आरंभ किया, और जहां तक कर सका किया। अब उसके बाद शाम को रोक दिया, अगले दिन फिर से शुरू करूंगा, तो उसको कहूंगा प्रारंभ। कोई बड़े काम को बीच बीच में रोक कर फिर शुरू करना, फिर शुरू करना, फिर शुरू करना, ये प्रारंभ है। और आरंभ एकदम शुरुआत। और अब आगे देखते हैं, बड़ा ही प्रचलित शब्द है अपराध और पाप। आप नाम को थोड़ा देखें, शब्द को थोड़ा देखें तो समझने लगेंगे। अपराध का अर्थ है कानून के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? कानून के विरुद्ध। पुलिस लोग, वकील लोग इस शब्द का ज्यादा उपयोग करेंगे। अपराध, कानून के खिलाफ कोई कार्य कर दिए। ऐसा है कि नो पार्किंग एरिया है और उसे पार्क कर दिए, तो उसको अपराध कहेंगे। किसी को मार पीट दिए तो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन पाप क्या है? यह है धार्मिक नियमों के खिलाफ कुछ करना, धार्मिक नियमों का उल्लंघन करना। मंदिर में जूते पहनकर चले गए गर्भगृह में, तो उसको कहेंगे पाप। इस तरह पाप जो है धार्मिक मामलों पर उल्लंघन करना, और अपराध जो है कानूनी मामलों पर, सामाजिक मामलों पर। अब आगे बढ़ते हैं, जिसको हम एक जैसे समझते हैं, ईर्ष्या और द्वेष। ईर्ष्या और द्वेष। ईर्ष्या माने जलन। मान लेते हैं कि देवरानी को जेठानी की साड़ी पर ईर्ष्या हो रही है, मतलब जलन हो रही, जल रही है, लेकिन जल ही रही है, कुछ कर नहीं रही है, बस अपना मुंह फुलाई हुई है, तो वो है ईर्ष्या। और द्वेष क्या है? जल तो रही है, मौका मिलते ही जेठानी ने कहा कि प्रेस कर देना थोड़ा साड़ी को, तो प्रेस कर ज़्यादा तापमान कर दी और उसको जला दी। तो जलन और जला भी देना, नुकसान पहुंचा देना, नष्ट कर देना, उसको कुछ क्षति पहुंचा देना, ये है द्वेष।
द्वेष ज़्यादा खतरनाक है। ईर्ष्या में तो कोई ज़्यादा खतरा है ही नहीं, द्वेष ही ज़्यादा खतरनाक है। अब आगे चलते हैं, वैज्ञानिक शब्दों की ओर चलते हैं। अनुसंधान, क्या? अनुसंधान और आविष्कार। आविष्कार और अनुसंधान में क्या अंतर है? आविष्कार जो है वह है कोई नई वस्तु का निर्माण करना। पहले हवाई जहाज का निर्माण किसी ने नहीं किया था, नहीं था हवाई जहाज, अब किसी ने हवाई जहाज बनाया तो हवाई जहाज का आविष्कार। साइकिल पहले नहीं थी, साइकिल बना दिए, साइकिल का आविष्कार। इस तरह जो भी पहले नहीं होती है उस चीज़ों को बना दे, आविष्कार। और अनुसंधान क्या है? अनुसंधान है जो चीज़ें पहले से हैं लेकिन हम उसको नहीं जानते और उसको हम खोज लेते हैं, तो वह है अनुसंधान। अज्ञात को खोजना अनुसंधान है। जैसे हम नहीं जानते कि हमारे छत्तीसगढ़ में पहले हीरा है करके, लेकिन अब जान गए, खोज लिए, तो अनुसंधान हो गया। हम नहीं जानते कि पानी में यहाँ के पानी में ये तत्व तो पाया जाता है, खोज लिए तो उसका अनुसंधान हो गया। खोजना अनुसंधान और कुछ नया निर्माण करना आविष्कार। अब देखते हैं, हंसी मजाक की ओर आते हैं। उपहास और परिहास। उपहास का अर्थ है किसी को अपमानित करने की दृष्टि से हंसी उड़ाना, मजाक करना। हमारा कहीं ना कहीं ये उद्देश्य है कि उनको थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करवाएं। और परिहास का क्या अर्थ है? चार दोस्त बैठे हैं, एक दूसरे की बुराई भी करें कि किसी और की करें, बस हंसी मजाक करना उद्देश्य है, तो है परिहास। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आज्ञा और आदेश। सामान्यतः हम सुनते हैं, इसमें अंतर भी समझते हैं। आज्ञा तो आज्ञा ने बड़ों के द्वारा छोटों को दी गई आज्ञा, इसको करो, तो ये आज्ञा। लेकिन आदेश क्या है? कोई अधिकारी है और अधिकारी जो है कर्मचारी को कह रहा है कि इसको करना ही है, निर्देश दिया जा रहा है, लिखित में दे दिया, इसको करके ही जाना है, तो वो है अधिकारी द्वारा कर्मचारियों को, या ऊपर के अधिकारी है वो नीचे के अधिकारी को, या बॉस हैं वो अधिकारी को दे रहे हैं, ये है आदेश। अब इसके बाद हम चलते हैं, एक शब्द युग्म लेते हैं, भ्रम और संदेह। भ्रम और संदेह क्या है? भ्रम का अर्थ है झूठा विश्वास। झूठा विश्वास ये कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई साल तक टिक सकता है। जैसे हमने समझ लिया कि वो मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता और बस मान रहे हैं कि वो तो मेरा शत्रु है, और भ्रम हो। लेकिन संदेह क्या है? दो के बीच में, दो होना जरूरी नहीं है लेकिन समझने के लिए, दो के बीच में निर्णय ना कर पाना, इसको चुनूं किसको चुनूं, यह सही होगा या यह सही होगा, या निश्चय ना कर पाना। निश्चय ना कर पाना कि लूं कि ना लूं, इसको लूं कि उसको लूं, इसको देखूं कि उसको देखूं, तो ये है संदेह। अब भ्रम माने तय हो जाता है, नहीं नहीं यही ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं रहता, बाद में पता चलेगा कभी ना कभी। तो इस तरह से एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द हैं, और ये शब्द एकार्थी प्रतीत तो होते हैं लेकिन दोनों में बड़ा अंतर होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।